How can we control the overpopulation of India? Is it possible to control the unwanted pregnancy? Is it possible to control the painful process, that is abortion, in the females? Do you know there is 30% chance of pregnancy in natural method of contraception? Why estrogen containing contraceptives are not recommended to the mothers that feed their baby? Hello students, welcome back in Harpreet's Biology. The topic for discussion is contraception and the contraceptive devices. तो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम ओवर पॉपुलेशन जो हमारे इंडिया की है उसको कंट्रोल कर सकते हैं? कौन से ऐसे मेथड्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं जिससे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं? और आपको पता ही है, जैसे मैंने अभी बोला था फैक्ट्स में, कि जो अबॉर्शन है इट इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस फॉर फीमेल्स, और कई बार तो फीमेल जो होती है उनको बहुत ही ज्यादा पेन सफर करने का डेथ भी हो सकती है इससे। सो इस अनवांटेड प्रेगनेंसी ही बोल सकते हैं जहां जो एक चाइल्ड डेवलप कर चुका है, इसको रोकने के कौन कौन से तरीके हैं, कैसे हम पहले ही इस प्रोसेस को रोक सकते हैं। सो ऐसा ही आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड द कंट्रासेप्शन। और कौन कौन से मेथड्स हैं और कौन कौन से हम ऑपरेटर्स या बहुत से डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं इस कंट्रासेप्शन के लिए। ओके, मुझे लगता है आपको तो शायद कॉन्ट्रासेप्शन करना पता हो, तो सबसे पहले हमें यही पढ़ना पड़ेगा कि कॉन्ट्रासेप्शन है। ओके स्टूडेंट, तो इस टॉपिक को पूरी तरह से डिटेल में जानने के लिए चलते हैं अपनी क्लासरूम के अंदर, और वहां पे क्या हम इसको डिटेल में करेंगे। अभी हम अपनी क्लासरूम के अंदर है, व्हाइट बोर्ड के सामने है, तो आप हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, दैट इज कंट्रासेप्शन इन डिटेल। और मैंने यहाँ पे पूरा एक चार्ट बनाया है ताकि आपको नोट्स भी साथ साथ तैयार हो जाए। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, दैट इज कॉन्ट्रासेप्शन। तो मैंने कॉन्ट्रासेप्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मेथड्स को डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज द नेचुरल मेथड, सेकंड इज द आर्टिफिशियल मेथड, थर्ड इज द सर्जिकल मेथड। तो एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल मेथड। सो व्हाट इज द नेचुरल मेथड? तो नेचुरल मेथड जिसमें हम किसी भी तरह का कोई भी केमिकल, कोई भी सर्जरी, कोई भी पिल्स को यूज नहीं करेंगे। तो नेचुरल वे में कोशिश करेंगे कि एग और स्पर्म का फ्यूजन ना हो। ओके, सो कैसे नेचुरल में होगा आपको आगे पूरा डिटेल में पता चल जाएगा कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसके भी हमने 3 यहाँ पे सब टॉपिक रखे हैं, जैसे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में अगर आप देखोगे तो फीमेल्स के अंदर जो पीरियड्स हैं जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, कितने दिन का होगा? ये होता है 28 डेज। कितना हो गया? 28 डेज। तो अगर फीमेल के अंदर 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो हर दिन का एक अपना इंपॉर्टेंस है, हर दिन के अंदर एक अलग ही एक्टिविटीज होती है, और ये एक्टिविटीज मैंने अपनी वीडियो में बताई हुई है, पिछली वीडियो में बताई है, तो आप वहां पे आके देख सकते हो। तो अब यहाँ पे पीरियोडिक के आ गया 28 डेज, एब्स्टिनेंस आ गया कि अब वहां पे मैं थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज रिस्की पीरियड का। तो मैं आपको शॉर्टकट में अगर बता दूं तो यहाँ पे हमारे पास अगर 28 डेज हैं तो 28 डेज में अगर आप देखोगे नियर अबाउट 15th डे लगा लो, 14th और 15th डे जो होता है तब क्या होता है, रिलीज होते हैं, दैट इज एग। सो एट द 14th डे एग रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी, ओवल्यूशन प्रोसेस होता है। तो अगर ये 14th डे में एग रिलीज हो रहा है ओवरी से, तो कहां पे आएगा? फैलोपियन ट्यूब में। और आपको पता है विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? फैलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे एग पहुंच चुका है, तो नेचुरल बात है स्पर्म भी अगर इस टाइम वहां पे पहुंच जाएगा तो फर्टिलाइजेशन 101% होगी ही होगी। ओके, सो अगर फैलोपियन ट्यूब में एग पहुंच जाए तो प्रॉब्लम होगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि 14th डे जो है वो एवोल्यूशन होती है, एग होता है वहां पे फैलोपियन ट्यूब में। तो अगर थोड़ा सा और इसको कवर करना तो 2 दिन आगे रख लेते हैं और 2-3 दिन हम पीछे रख लेते हैं। तो नियर अबाउट हम रख लेते हैं 10th to 17th डे। तो ये जो दिन है ये रिस्की पीरियड है। रिस्की का मतलब यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हो सकती है, होगी, अगर यहाँ पे स्पर्म पहुंच जाते हैं। ऐसे तो एक ही दिन होता है लेकिन पता नहीं है वो दिन कौन सा हो, इसलिए हम उस रिस्क को कवर करने के लिए हम ये 7 दिन ले लेंगे। तो अगर कोई भी कपल जो है ये 7 डेज में सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं करते हैं, इफ दे डू नॉट अंडरगो कॉपुलेशन ड्यूरिंग दीज 7 डेज, इट मींस देयर इज लेस चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन द एग एंड द स्पर्म्स। तो ये
आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट, दैट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। लेकिन अब कुछ लोग बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा हमेशा नहीं होता कि 28 डेज का ही जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, क्योंकि ये हम देखते हैं 25 टू 31 डेज जो है ये हम नॉर्मल मानते हैं कि फीमेल में मैक्सिमम 25 टू 31 डेज होता है, तो उनके लिए तो चलो ठीक है ये। लेकिन कुछ फीमेल्स के अंदर ये जो होता है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। तो अगर किसी फीमेल्स के अंदर ये 20-31 से भी ऊपर हो, ओके, बहुत ही ज्यादा बड़ा है या ज्यादा इससे, तो उस दौरान क्या होगा, फिर ये कैलकुलेशन काम नहीं करेगी। उसमें हम अलग तरह से कैलकुलेशन होती है, उससे अलग मेथड होता है निकालने का, जिसमें हम देखते हैं कि फीमेल का सबसे कम जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का और सबसे ज्यादा जो होता है उनका मीन निकाल के उन टाइम्स को, उन पीरियड्स को, उन रिस्की डेज को देखते हैं। तो उस केस में रिस्की डेज 7 डे नहीं होंगे, वो भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो भी ज्यादा है। तो उसके लिए अलग मेथड है, फिर कभी उसमें हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ओके, दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, नेचुरल मेथड। हमने यहाँ पे कोई भी केमिकल यूज नहीं किया। सेकेंड आ गया कोइटस इंटरप्शन। सो व्हाट इज कोइटस इंटरप्शन? कोइटस इंटरप्शन होता है कि जब भी मेल ड्यूरिंग द कॉपुलेशन एट द पीक होंगे, जब उनको लगेगा कि सीमन्स रिलीज होने वाले हैं, सो वो क्या करेंगे, दे रिमूव द सीमन्स आउटसाइड द वेजिना। सो वेजिना में एंटर ही नहीं करवाएंगे, उनको रिमूव कर देंगे फ्रॉम आउटसाइड द वेजिना। सो व्हेनेवर द स्पर्म्स डू नॉट एंटर इनटू द वेजिना और द यूट्रस, देयर इज नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द फैलोपियन ट्यूब। तो वहां पे फैलोपियन ट्यूब का होगा ही नहीं। लेकिन अगर हम देखें ये वाला मेथड, ये उतना सक्सेसफुल रेट नहीं है इसका, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो 30% चांस जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के होते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अगर एक ड्रॉप या एक स्पर्म भी एंटर कर जाता है तो उससे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं। सो ये 30% जो हमें कैलकुलेशंस अभी तक हैं की हुई हैं, उनके अकॉर्डिंगली 30% जो है फर्टिलाइजेशन के चांस होते हैं। इस केस में सक्सेस रेट का 60 टू 70% होगा। सो यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं इतना सक्सेसफुल नहीं है ये, लेकिन है एक नेचुरल मेथड। नेक्स्ट आ गया लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है, सो व्हाट इज दिस? ये कौन सा मेथड आ गया? तो ये मेथड होता है, ये भी एक नेचुरल मेथड है, तो इसका भी थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि जैसे ही एक मदर जो होती है बेबी को जन्म देती है, तो अगले कुछ मंथ, मैं अप्रोक्सीमेटली लेता हूँ 6 मंथ मान लो, मैं से अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ 6 मंथ लेता हूँ। नेक्स्ट 6 मंथ तक जो होता है ब्रेन से जो हार्मोन निकलते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को चलाते हैं आगे, वो नहीं आएंगे, क्योंकि तब वो लैक्टेशन पीरियड चल रहा होता है, उसको मिल्क को बनाना होता है, तो इसलिए हार्मोनल जो चल रहे होते हैं मिल्क वाले वो ही चल रहे हैं, तो अगला साइकिल नहीं चलेगा। तो जब तक साइकिल ही नहीं चलेगा फीमेल की बॉडी के अंदर, तब तक तो क्या होगा, एग नहीं फॉर्मेशन होगा, क्योंकि एग तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बनेगा। तो इतनी देर तक जो होता है कोई भी चांस नहीं होता फर्टिलाइजेशन का, एंड दैट इज आल्सो ए नेचुरल मेथड। सो इस दौरान किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी कभी भी क्या नहीं कर सकती, फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती। सो दीज आर द 3 मेथड्स ऑफ these are the natural method of contraceptions. Next method is the आर्टिफिशियल मेथड। जैसे हमने नेचुरल देखा तो वहां पे हमने किसी भी तरह का डिवाइस यूज नहीं किया, लेकिन आर्टिफिशियल मेथड दैट इज मैन मेड मेथड्स, जिसमें हमें ऐसे मेथड जिसमें कोई ना कोई डिवाइसेस को यूज करेंगे। ओके, तो किसी न किसी तरह का अपरेटस यूज करेंगे, वो कोई भी हो सकता है, देखते हैं क्या क्या अपरेटस होंगे। सो फर्स्ट इसमें हमने इसको भी कैटेगराइज किया है 3 कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट इज द बैरियर मेथड। सो बैरियर मेथड कैसा, बैरियर तो पता ही आपको, सड़क के आगे भी बैरियर्स होते हैं, तो बैरियर जब भी कहीं पे होंगे तो वो क्या करेंगे कि चीज को रोक देंगे, किसी भी गाड़ी की स्पीड को रोक देंगे या उसको स्टॉप कर देंगे। सो सेम वे में यहाँ पे जो बैरियर मेथड है वो क्या है हमारे पास, तो बैरियर मेथड इंक्लूड्स दैट इज कॉन्डोम्स। तो व्हाट आर द कॉन्डोम्स, क्या है ये? तो ये एक बैरियर मेथड का एक डिवाइस है जो रबर कॉटेक्स होती है, दैट कवर द पेनिस। और ये वैसे है जैसे क्या करेंगे, जब भी इंटरकोर्स होगा तो मेल के जो सीमन्स होंगे वो फीमेल बॉडी में एंटर ही नहीं कर पाएंगे, फीमेल वेजाइना में एंटर नहीं कर पाएंगे। सो इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द फीमेल वेजाइना। तो ये एंटर ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दैट रबर शीट। ओके, सो पहले तो सिर्फ मेल में देखा जाता था कि मेल कॉन्डोम्स प्रेजेंट थे, लेकिन अब क्या है, मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट इन द मार्केट में दोनों तरह के हैं। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस देखते हैं, दोनों की आप यहाँ पे डायग्राम भी देखेंगे, इनका पिक्चर भी देखेंगे, ताकि साथ साथ आपको क्लियर भी हो जाए कि किस तरह के होंगे। सो अब बात करेंगे कि मेल और फीमेल की अगर बात करें तो मेल जो कॉन्डोम्स होते हैं दे आर चीप एज कंपेरिजन टू द फीमेल्स फर्स्ट।
सेकंड, मेल जो होते हैं इनको यूज करना आसान है एज कंपैरिजन टू द फीमेल, क्योंकि फीमेल जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं इनको कहाँ पे यूज करना पड़ता है, दे फिट ओवर द वेजाइना, सो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके जो सक्सेस रेट होता है उतना ज्यादा नहीं होता है एज कंपैरिजन टू द मेल्स। ओके, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, इनका डिफरेंस रहेगा। तीसरी बात आ गई हमारे पास डायफ्रागम, सर्वाइकल कैप्स एंड द वॉट, इनकी भी आप पिक्चर देख रहे होंगे साथ साथ, तो पिक्चर से अंदाजा लगे होगा ये भी एक रबर के शीट्स होती हैं दैट कवर द वेजाइना, तो ये वेजाइना में फिट किए जाते हैं ताकि मेल so it prevent the entry of the sperms into the vagina। तो ये भी वैसा ही है, लेकिन ये कप शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं तीनों के तीनों। तो ये हमारे पास आ गया वेरियर मेथड्स, ओके, सो दैट प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो ये एक वेरियर मेथड आ गया। इसी तरह से हमारे पास उसके बाद आता है आईयूडीज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इंट्रा यूट्रीन डिवाइस। तो अब तीनों को आप ब्रेक डाउन करके देखेंगे। सो इंट्रा मीनिंग विद इन, ओके, within, uterine means uterus, device means apparatus। सो एक ऐसा apparatus जो फीमेल यूट्रस के अंदर, पहले वाला जो देखा आपने ये यूट्रस में नहीं थे, ये वेजाइना तक ही हमने रोक लिया था सीमेंस को, स्पर्म्स को। अब हम बात करेंगे यूट्रस के अंदर, ये वाला जो था ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था इनको फिट करना, लेकिन ये वाला जो है इसके लिए हमें एक एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स हैं उनके थ्रू ही कर सकते हैं, जब बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नर्सेज होंगी वो ही इनको कर सकती हैं। तो यूट्रीन के अंदर, दैट इज यूट्रस के अंदर डिवाइसेस को इंसर्ट किया जाता है। अब बात आती है ये करेंगे क्या, तो आगे हम देखेंगे, हर एक का अपना रोल है, हर एक का मोड ऑफ एक्शन जो है वो अलग अलग होता है। तो कैसे मोड ऑफ एक्शन वो देखते हैं हम। तो हमने बोला यूट्रीन डिवाइस होते हैं, ये यूट्रीन के अंदर फिट किए जाते हैं, और कौन करेगा, एक्सपर्ट डॉक्टर्स ही इसको कर सकते हैं। तो इसमें होगा क्या कि सबसे पहले हमने देखा कि जो सबसे पुरानी वाली हैं दैट आर द प्लास्टिक सिंपल शेप्ड स्ट्रक्चर, ओके, साथ साथ डायग्राम जितनी हो सकती है मैं दिखाऊंगा, आप साथ साथ देखते जाओ। तो यहाँ पे मान लो कि ये मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि मान लो ये फीमेल यूट्रस आ गया, ओके, ये यूट्रस आ गया इस तरह से। अब यहाँ पे ये आ गया फैलोपियन ट्यूब, तो हमने रोकना है कि स्पर्म इधर ना चले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी भी तरह की हम क्या कर देंगे, अपरेटस को लगा, जैसे मैंने लगा दिया। तो अगर हमने इसको इस तरह से लगा दिया तो जो स्पर्म्स होंगे जहां तो वो रास्ता भूल जाएंगे, जहां तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी, जहां तो उनको मार दिया जाएगा, अलग अलग तरह का मोड ऑफ एक्शन होगा। तो कहां पे फिट किया जाएगा, यूट्रस के अंदर, यहाँ पे, ओके। इट मीन सबसे पहले जो हमारे पास आया था वो प्लास्टिक सिंपल शेप्ड स्ट्रक्चर थे, दे आर कॉल्ड लिप्स लूप्स बोलते हैं इनको। तो जो स्टार्टिंग में आए थे वो प्लास्टिक में थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी मॉडर्नाइजेशन हो रही है ना, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, इनके अंदर भी काफी ज्यादा रिसर्चेज हो रही हैं, कितने लेवल पे काम हो रहा है वो हम यहाँ पे बताएंगे। तो उसके बाद हमारे पास सेकंड जो आया दैट इज आयन रिलीजिंग इंट्रायूट्रीन डिवाइस, आयन रिलीजिंग। तो यहाँ पे आपने नाम सुना होगा, ये बड़ा कॉमन है, कॉपर टी, CUT, कॉपर टी। तो कॉपर टी का मतलब क्या होगा कि टी होगी शेप, शेप कैसी है, टी की तरह, देख रहे हो वहां पे। लेकिन ये टी शेप जो स्ट्रक्चर्स हैं ये किसके बने हुए हैं, कॉपर के बने हुए हैं, ओके। और बड़ी बार आप देखोगे इनके ऊपर क्या होगा, इस तरह से स्पाइरल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉपर स्पाइरल स्ट्रक्चर। अब ये स्पाइरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, तो ये जो स्पाइरल स्ट्रक्चर्स हैं कॉपर वगैरह के, ये आयंस को रिलीज करते हैं, और वो आयंस का काम होता है कि जो भी स्पर्म यहाँ पे एंटर करेगा उस स्पर्म को इमोर्टलाइज कर देना, मतलब वो मोटाई ही ना हो, वो आगे जा ही ना पाए, उनकी एनर्जी सारी खत्म कर देनी। इससे क्या होगा, स्पर्म वहां पे पहुंच नहीं पाएगा। तो ये तो रोकेगा ही रोकेगा, साथ साथ ये उसको और ज्यादा रोकने का काम करेगा। पहले हम सिंपल लगाते थे जिसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता था, लेकिन अब हम जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं उनमें क्या हो रहा है कि उनके अंदर अलग अलग तरह की कोटिंग हो रही है, और वो कोटिंग क्या करती है, उनको और ज्यादा रोकने का काम करती है। सो इसी तरह से हमारे पास कॉपर टी आ गया, कॉपर 7 आ गया, मल्टी लोड 375। सो दीज आर सम ऑफ द आयन रिलीजिंग इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस जो हम आज यूज कर रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, पहला। दूसरा हमारे पास आ गया, अब और ज्यादा थोड़ी मॉडिफिकेशन होगी, इसको और ज्यादा थोड़ा टेक्निकली हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक और इंट्रायूट्रीन डिवाइस तैयार किया, दैट इज हार्मोनल रिलीजिंग इंट्रायूट्रीन डिवाइस। अब ये क्या आ गया,
तो हार्मोन नाम से पता चलता है कि एक ऐसा डिवाइस वो क्या करेगा, वो हार्मोन के ऊपर, वो स्पर्म पे काम नहीं करेगा कि स्पर्म को रोकना मारना, वो फीमेल के हार्मोन्स के ऊपर काम करेगा, या कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज करेगा जो क्या करेगा, अंदर ही थोड़ी सी चेंजेस लाएगा, मेल को भी रोकेगा प्लस या फीमेल के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस लाएगा जिससे क्या होगा, यूट्रिन की वॉल ही ब्रेक डाउन हो जाएगी। ओके, शायद एग ही ना रिलीज हो पाए। तो ऐसे हार्मोनल भी हम लगा रहे हैं, जिसमें कौन से हार्मोन यूज करेंगे, दैट इज प्रोजेस्टेरोन एज वेल एज एस्ट्रोजन्स। सो ऐसे हार्मोन्स भी हम ला रहे हैं यहाँ पे, जिसके कारण क्या होगा कि वो जैसे यहाँ पे नाम हो गया LNG20, सो दैट कंसिस्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन। तो लेकिन ये कहाँ पे है, ये यूट्रस के अंदर हम ऐसे डिवाइसेस फिट कर रहे हैं जहां फिर ब्लड में करेंगे जिससे ये प्रोसेस रुक जाएगा। सो दीज आर द इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस। ओके, सो ये तीन हमारे पास आ गए। अब हम इसके बाद बात करते हैं कौन सी, दैट इज ओरल कंट्रासेप्टिव्स। सो ओरल कंट्रासेप्टिव मींस जो हम क्या करेंगे, स्वेल करेंगे, कौन से, टेबलेट्स, जो हम बहुत सारी टेबलेट्स लेते हैं उनमें से एक एग्जांपल दूंगा, जैसे यहाँ पर लिखा है मालाडी। तो ये भी क्या है, ये जो होते हैं ये पूरे के पूरे ये फंक्शनल होते हैं कब, जब इनके अंदर हार्मोन्स हैं। तो इनके अंदर, इन टेबलेट्स के अंदर हार्मोन्स रखे होते हैं। अब टेबलेट्स को भी अलग अलग तरह से यूज करते हैं। पहले होता था कि 21 दिन तक आपको डेली यूज करना है, अगर आप नहीं चाहते हो कि चाइल्ड बर्थ तो वो यूज करना पड़ता था। अब क्या है कि 7 डेज में एक बार लोगे, जहाँ ड्यूरिंग कॉपुलेशन लोगे, तो अलग अलग तरह का वही मोड ऑफ एक्शन आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मालाडी जो है, इसके अंदर क्या है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है। इन हार्मोन्स के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है। ये काम कैसे करेंगे, आपको पता है कि पूरे का पूरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो हार्मोन्स पे ही डिपेंड करता है। तो अगर हम हार्मोन का लेवल एक इंक्रीज कर देते हैं, ओके, और दूसरे का डिक्रीज कर देते हैं, तो मान लो कि वहां पे यूट्रिन वॉल को बनाने के लिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा चाहिए, तो मान लो कि क्योंकि उसको मेंटेन कर रहा है, तो हम उस लेवल को ही काम करते हैं, उसको कट कर दें, उसकी सप्लाई को कट कर दें, तो क्या होगा, तो नेचुरल यूट्रिन वॉल बनेगी नहीं, वो टूटना शुरू हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ऐसे हार्मोन्स को हम इंड्यूस करके फीमेल्स के अंदर, उनके ब्लड में, जब वो खाएंगे ब्लड में जाएगा, वो कहाँ जाएगा, ब्रेन में जाएगा, तो उनकी सुप्रेशन करेगा, जहां एक्सेसिव रिलीज करवाएगा, जिससे क्या होगा कि ये जो प्रोसेस है कंट्रासेप्शन का, जहां पे बोल सकते हो फ्यूजन का, वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनको, इन प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, किसको, एक चाइल्ड बर्थ को। लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि एस्ट्रोजन जो होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एस्ट्रोजन नॉट रिकमेंडेड इफ मदर डूइंग ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि मैंने पहले बोला इसकी नॉलेज नहीं होगी, हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाए। आज बहुत सारी फीमेल्स हैं, उनको बहुत सारे कैंसर हो रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि क्यों हो रहे हैं, क्योंकि शायद लैक ऑफ नॉलेज, कि हम ऐसे टॉपिक्स पे बात नहीं करते, और इसी कारण हम दूसरी साइड से हम ऐसे ऐसे हार्मोन्स ले रहे हैं, जैसे केमिकल्स ले रहे हैं, जिनका हमें खुद पूरी नॉलेज नहीं होती, तो उस कारण हमें कई बार सफर करना पड़ता है बहुत सारी डिजीज से। ओके, सो ये हमारे दो क्लियर हो गए, दैट इज बैरियर मेथड, आर्टिफिशियल मेथड एंड द नेचुरल मेथड। थर्ड मेथड इज द सर्जिकल मेथड। अपने यहाँ पे आ गए हैं इसलिए क्योंकि इस प्रोसेस को समझाने के लिए मुझे आपको डायग्राम चाहिए थी, और मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा अच्छी तरह से समझा सकूं। तो अब हम बात करेंगे वास्क्टोमी मेथड। तो ये कौन सा मेथड है, ये सर्जिकल मेथड है, क्योंकि अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने नेचुरल मेथड देखा कॉन्ट्रासेप्शन का, फिर हमने आर्टिफिशियल मेथड देखा। अब एक ऐसा मेथड जो परमानेंट मेथड है, परमानेंट मींस एक बार अगर हम करवा लें तो शायद उसके बाद में किसी भी तरह का कंट्रासेप्टिव का जरूरत नहीं पड़ेगा थ्रू आउट द लाइफ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड और सबसे ज्यादा सक्सेस रेट इसी मेथड का है। तो क्या है ये, तो ये दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक होता है ट्यूबोक्टोमी, एक होता है वास्क्टोमी। सो जैसे आप देख रहे हो, तो वास्क्टोमी का मीनिंग होता है, कटोमी हो गया दैट इज सर्जरी और ऑपरेशन, वास वर्ड आया है वास डिफरेंस से, और आपको पता ही है वास डिफरेंस इज अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो ट्यूब होती है जो टेस्टिस से बाहर की तरफ आएगी। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, तो मैं पहले वास्क्टोमी की बात करता हूँ। तो वास्क्टोमी की अगर हम बात करें, तो वास्क्टोमी आप यहाँ पे देख रहे हो, जो आपको दिख रहा है दिस इज द वास डिफरेंस। तो जो वास डिफरेंस को हमने काटा हुआ है, तो आप देख रहे हो, तो एक एब्डोमिनल उसका एंड है और दूसरा टेस्टिकुलर टेस्ट है, तो उनको बीच में मैंने काट दी है। जैसे हमने उसको बीच में से काटा, तो आप देख रहे हो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ये देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है सील्ड, दैट इज सील्ड पोर्शंस, कि हमने उस एंड को सील कर दिया, किसी धागे से बांध दिया दोनों एंड को, तो ताकि वो आगे एंटर ना कर सकें, वो पीछे ही रह जाएं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें वास्ट डिफरेंस को काट दिया और तब उसको हमने
टाई कर दिया। सो दिस इज द मेथड इन विच वी कट द वास डिफरेंस टाई विद द थ्रेड सो दैट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस डू नॉट एंटर इनटू द पेनिस, ताकि वहां पे ना पहुंच सके, और जब वहां पे नहीं पहुंचेंगे तो फीमेल में भी एंटर नहीं करेंगे। सच सर्जिकल मेथड इज कॉल्ड एज अ वास्क्टोमी। ओके, सो ऐसा ही मेथड अगर हम बात करें फीमेल्स के अंदर भी होगा। तो फीमेल में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आप देख रहे हो जैसे मेल के अंदर बताया था, फीमेल में भी ऐसे ही होगा, ट्यूबक्टोमी। सो ट्यूबक्टोमी मींस ट्यूब कहां से आया वर्ड, फेलोपियन ट्यूब से। तो यहां पे हमने वास डिफरेंस नहीं, फेलोपियन ट्यूब को काटेंगे। जैसे आप देख रहे हो तो फेलोपियन ट्यूब को काट के वहां पे हमने क्या करना है, उस फेलोपियन ट्यूब को टाई कर देंगे द सेम वे विद द थ्रेड सो दैट द एग फ्रॉम द ओवरी डू नॉट एंटर इनटू द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में तो जाएगा लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में नहीं जाएगा, यहां पे स्पर्म इसका वेट कर रहा था। ओके, दैट्स व्हाई इट प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, और ऐसा प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज ट्यूबक्टोमी। ओके, सो दीज आर द टू सर्जिकल मेथड्स, और सबसे ज्यादा सक्सेस रेट जो है वो इन्हीं मेथड्स का है, क्योंकि यहाँ पे 100% सक्सेस है कि जब एग फ्यूज नहीं कर पाएगा तो जाइगोट कैसे बनेगा। सो दीज आर द 3 मेथड्स। सो मैं होप करूंगा कि जितना मैंने आपको अभी तक टॉपिक पढ़ाया है आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, और इस टॉपिक के बाद हम और आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक से इसी यूनिट से वो स्टार्ट करेंगे। उस वीडियो तक आपको वेट करना पड़ेगा, और कोशिश करो कि जो मेरा वीडियोस हैं अगर आपको पसंद आ रहे हैं, अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो, आपको चाहते हो कि मैं आगे सीरीज स्टार्ट करूं, तो मुझे भी थोड़ा सा एंथुसियाज्म चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आप मेरे आज ही जो मेरा वीडियो इनको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे भी पता चले, और किसी भी तरह का क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, क्योंकि आज आपने पूरा टॉपिक पढ़ा है दैट इज कंट्रासेप्शन, तो कौन सा ऐसा मेथड है जो आपको लगता है सबसे अच्छा मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उस पर भी डिस्कशन जरूर करेंगे। थैंक यू।